नमस्कार दोस्तों, डायबिटीज और स्वास्थ्य के बाइबल के 5वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव हमेशा डाइट को साइंटिफिक तरीके से किस तरह से यूज करके बीमारियों को ठीक कर सकते हैं इसके बारे में सलाह देते रहता हूँ। आज के समय में आप भले ही स्वस्थ हों, आपको किसी प्रकार की बीमारी न हो, आप डायबिटिक कंडीशन में न हो, तो भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यह वीडियो केवल डायबिटीज के मरीजों के लिए ही फायदेमंद हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, आप पूरे सिस्टम को समझते हैं, जो कुछ हम आपको डाइट को और आपके बॉडी के सिस्टम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका एजुकेशन आप लेते हैं तो आप पूरे लाइफ में हेल्दी रह सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की बीमारियों से आप पूरे लाइफ में बच सकते हैं, क्योंकि बीमार होने के बाद सोल्यूशन खोजना ये किसी बात की समझदारी को नहीं बताता है। समझदारी तो इस बात में हमारी होनी चाहिए कि हम कभी बीमार ही ना हो। अगर समय रहते हम ध्यान दें तो हम कभी भी बीमारियों के चंगुल में आए ही नहीं। इसलिए भी ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। डायबिटीज होने के बाद ना क्या होता है कि जब डायबिटीज किसी को हो जाती है तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि आपके घर में आया हुआ एक जबरदस्ती का मेहमान वाली बात हो गई। ये तो जबरदस्ती आपके बॉडी के अंदर एंट्री ले लेता है, लेकिन वो जबरदस्ती से आया हुआ मेहमान क्या करता है, बाकी के और रिश्तेदारों को भी बुलाते रहता है। मतलब अनवांटेड रिश्तेदार भी आपके घर में आते रहते हैं और आप चाहकर भी उनको बाहर नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से जब डायबिटीज आपको हो जाती है तो दोस्तों एक्चुअल में डायबिटीज से किसी की डेथ नहीं होती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, किडनी डैमेज होती है, आंख में डैमेज होना चालू होता है, इस तरह से न्यूरोपैथी डेवलप होती है। मतलब ये हमारे पूरे बॉडी की बायोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब करके रख देती है और उस कंडीशन में हमारी बॉडी में ना मालूम कितने तरीके से कितने ढंग के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। बट डायबिटीज तो हम केवल एक ही बात को समझते हैं ना कि शुगर का लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो इतनी सी बात नहीं है दोस्तों। डायबिटीज जब हमारे शरीर में लंबे समय तक कंटिन्यू रहती है तो ये अपने साथ में और भी अधिक से अधिक बीमारियों को बुलाते रहती है और उस कंडीशन में हम जिंदगी भर बीमार रहते हैं। कभी हम अपने आप को मतलब अच्छा महसूस ही नहीं करते, हेल्दी फील कर ही नहीं पाते हैं। भले हम गोलियां खा करके शुगर लेवल को कितना भी कंट्रोल कर लें, लेकिन हम हेल्दी फील नहीं कर पाते। जो रियल में हेल्दी की परिभाषा होती है, आप खुद भी समझेंगे कि आप गोलियां खा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मतलब बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, इजीनेस नहीं फील हो रहा है, हम हमेशा थके थके हुए लग रहे हैं और हमेशा एक डर और असुरक्षितता के माहौल में हम हमेशा जी रहे होते हैं। पीछे की क्लास 1 से लेकर 4 तक में आपने सेल के स्ट्रक्चर को देखा, बॉडी के स्ट्रक्चर को, टिश्यू, बॉडी के पूरे कंपोनेंट को, बॉडी सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम को, सबको हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए ताकि आगे की बात आपको और अच्छे से समझ में भी आ सके। आज का हमारा टॉपिक है फूड। फूड को लेकर हम बात करने वाले हैं और आपको सीरियसली इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो फूड हम रोज आज के डेट में खा रहे होते हैं, क्या यही फूड हमारा एक्चुअल फूड है, हमारे बॉडी के लिए इसी की जरूरत है? अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे तो आप कार्बोहाइड्रेट, इसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो पकौड़ा हो, या हमारा दाल राइस हो, पूरी सब्जी हो, चाहे वो फ्राइड राइस हो, या हमारा पोहा हो, रोटी सब्जी, उपमा, रवा, सूजी का हलवा, जो कुछ भी हो, आप इसमें आप देखेंगे कि मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आपके पूरे भोजन में थ्रू आउट द डे आप जो कुछ ले रहे हो इसमें मैक्स टू मैक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज 70 to 80% है। आप वहाँ पर कैलकुलेशन देखिए कि आपके उस फूड में क्या कहीं प्रोटीन भी है क्या वहाँ पर फैट भी है क्या, तो ऐसा नहीं है। तो आज यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि जो फूड सुबह से शाम तक हम ले रहे हैं, यही फूड कहीं ना कहीं हमें बीमार बना रहा है और क्या रियल में ये फूड के अंदर क्या कंपोनेंट्स है और कितनी उसकी ज़रूरत है हमें, इन सब बातों की भी क्लियरिटी यहाँ पर आपको हो जाएगी। तो आप पूरे फूड में आपने देखा कि जो कुछ भी हम ले रहे हैं, चाहे वो रोटी चावल हो, दाल रोटी हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, कुकीज़ हो, नमकीन हो, या उपमा हो, जितने भी प्रकार के डिफरेंट फूड हमने आपको अभी दिखाया,
इनका अगर कंपोजिशन आप देखेंगे तो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 80% आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। यहाँ पर प्रोटीन है ही नहीं है, फैट है ही नहीं है। और इस तरह के फूड को खा करके हम सेटिस्फाई तो हो जाते हैं, पेट हमारा भर जाता है, लेकिन क्या रियल में हमारे बॉडी को इसी तरह के फूड की नीड है, इसी फूड की ज़रूरत है? उसी बात को हम आज साइंस के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे ताकि इस बात की क्लियरिटी हो जाए। और जब हम फूड के न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की बात करेंगे तो हमारे फूड में जो न्यूट्रिशन होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। इस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक्चुअल में हमें ज़्यादा, जैसे नाम इसका मैक्रो है, ठीक उसी तरीके से उसकी मैक्रो क्वांटिटी में हमें ज़रूरत भी पड़ती है, जिसको हम फैट, प्रोटीन और कार्ब के रूप में जानते हैं। दूसरा आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक्चुअल में नीड भी कम होती है, बट वो इसेंशियल होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। जब भी हम फूड और न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा छुटा हुआ पार्ट आपको देखने को मिलता है, जिसकी कहीं मतलब कैलकुलेशन नहीं की जाती है, जिसकी कहीं गणना नहीं की जाती है, जिसको हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है कैलकुलेशन में, यानी उसका नाम है वाटर। मतलब एक्चुअल में बोले तो वाटर की सबसे ज़्यादा नीड है हमारे बॉडी के लिए। इसलिए हमने अपने इस प्रोग्राम में वाटर को पहले नंबर पे रखा है कि हमारे बॉडी में जो अगर न्यूट्रिशन या फूड की जब हम बात करें तो वाटर नंबर 1 पर है। वाटर के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की, फैट की और प्रोटीन की। और यही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही हमें एनर्जी देता है। बट वो एनर्जी भी हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से उस एनर्जी की नीड है हमें, इन सब बातों को यहाँ पर समझेंगे। और मिनरल्स, विटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एनर्जी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को समझते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट की जब बात आती है तो यही मैक्रोन्यूट्रिएंट हमको एनर्जी देते हैं, जिसे हम कैलोरी के नाम से समझते हैं। कैलोरी की भाषा में हमें बताया जाता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें कैलोरी के रूप में एनर्जी देते हैं। लेकिन जब हम कैलोरी की बात करते हैं तो कैलोरी क्या होती है, कैलोरी को भी आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि एक कैलोरी की जो मात्रा होती है वो एक कैलोरी को आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान में रखना है कि 1 लीटर पानी को, 1 लीटर का जो पानी है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसे हम कैलोरी बोलते हैं। मतलब 1 लीटर पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम कोई भी पदार्थ को लेकर के अगर हीट करते हैं, जलाते हैं, और वो जब 26 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचता है, और वो जब 26 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो उसमें एक खर्च की हुई एनर्जी को हम कैलोरी बोलते हैं। मतलब वो उसका एक माप जो निकला वो माप को हम 1 कैलोरी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ये हमें एनर्जी किस तरीके से देता है और कितनी एनर्जी देता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरी एनर्जी देता है। प्रोटीन 1 ग्राम हमें वो भी 4 कैलोरी यानी 4 कैलोरी एनर्जी देता है। और फैट हम खाते हैं तो वो 1 ग्राम में 9 कैलोरी यानी 9 कैलोरी एनर्जी हमें देता है। और water is also a macronutrient even though it does not give any calorie, but it play one of the most important role for our survival and it is needed in large quantity. वाटर मेक्स अप अबाउट 65% ऑफ योर बॉडी वेट। मतलब हमारी बॉडी का जो वेट है उसमें 65% जो टोटल है वो वाटर का बना हुआ है। अब यहाँ पर आपको पीछे के क्लास को रिलेट करके समझने की जरूरत है कि हमने आपको बताया था सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और इसमें जो सेल जो हमारी बेसिक यूनिट है, ये बेसिक यूनिट में सेल का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि 70% वाटर है। उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वहाँ पर फैट, प्रोटीन और मिनरल्स देखने को मिलेगा। पूरे स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी ग्लूकोज देखने को नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट देखने को नहीं मिलेगा। पूरे बॉडी के कंपोजिशन में आप कहीं भी ढूंढ डालिए, कहीं भी गूगल कीजिए, आप कहीं से भी उसकी जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मुझे ही केवल मानने की जरूरत नहीं है, साइंस से बता रहा है। उसको समझिए कि आपके पूरे बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में अगर देखें तो वहाँ पर फैट, प्रोटीन और मिनरल्स है, प्लस 70% वाटर है। लेकिन हम जो कुछ भी सुबह से शाम तक जो कुछ फूड हमने अभी आपको दिखाया, जो हम खा रहे हैं,
उसमें मैक्स टू मैक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब 70%, मोर देन 70% मैं बोल सकता हूँ, जहाँ पर कि हम ग्रेन खा रहे हैं और उस ग्रेन के अंदर वहाँ पर आपको 70% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जिस कार्बोहाइड्रेट की हमारे बॉडी को नीड है ही नहीं है। आप इस इमेज से केवल कंपेयर कीजिए कि देखिए यहाँ पर हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वो वाटर से बना हुआ है और हमारे फूड का 70% कंपोनेंट जो है वो ग्रेन बेस्ड कार्बोहाइड्रेट से, कार्ब से हमारा बॉडी का फिलअप हो रहा है। तो इस तरह से ये जो हम मैक्स टू मैक्स कार्ब का लोड बॉडी को दे रहे हैं, ये बॉडी को दिया हुआ कार्ब का लोड हमारे लिए नुकसानदायक होता है। जब भी फूड की बात करते हैं या जब भी किसी के दिमाग में फूड की बात आती है तो यही सवाल या यही जवाब आता है कि हम फूड को एनर्जी के लिए खाते हैं। इज इट रियली मीन ओनली फॉर एनर्जी? क्या फूड रियली एनर्जी के लिए खाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। आप एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटी, जो कुछ भी हम रोज के रूटीन में एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस एक्टिविटी के अलावा हमारे बॉडी को और भी किन किन चीज़ों की नीड होती है उसे आपको समझने की ज़रूरत है। हमारा फूड जो है केवल एनर्जी पर्पज से जब तक हम यूज करते रहेंगे, खाते रहेंगे, ये हमारे लिए बीमारियों का कारण बनेगा। इस फूड को अगर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, तो ये फूड हमारे बॉडी में रॉ मटेरियल का काम करता है फॉर रिपेयर एंड रीजनरेशन। हमारे बॉडी में रोज नाखून बढ़ रहे हैं, रोज बाल बढ़ रहे हैं, हमारे बॉडी में रोज सेल्स डैमेज हो रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, मतलब रिपेयर्स और रीजनरेशन की प्रक्रिया हमारे बॉडी में प्रतिदिन हो रही है और उसके लिए भी हमें फूड्स की जरूरत है। तो फूड हमारे लिए वो रॉ मटेरियल है। हमारे बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पर जो कुछ भी प्रोसेसिंग हो रही है, यानी सेलुलर प्रोलिफरेशन बोल सकते हैं उसको, उस सेलुलर प्रोलिफरेशन में जो कुछ भी फूड हमें यूज हो रहा है वो रॉ मटेरियल्स के रूप में हमें फूड की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जबकि हम केवल और केवल एनर्जी पर्पज से देखते हैं। तो यहाँ पर आपको हम फूड की एक सिंपल सी डिफिनीशन देना चाहेंगे। फूड इज नॉट जस्ट कैलोरी, फूड इज द बंच ऑफ इंफॉर्मेशन, फूड इज द कोड दैट प्रोग्राम योर बायोलॉजी। मतलब फूड को केवल और केवल एनर्जी के हिसाब से आपको समझकर चलने की जरूरत नहीं है। फूड हमारे पूरे बायोलॉजी को प्रोग्राम करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो पूरी बायोकेमिस्ट्री है, जो बायोलॉजी है, उसकी प्रोग्रामिंग हमारा फूड करता है। इसलिए भी हमारा फूड काफ़ी प्रीमियम फ्यूल होना चाहिए, प्रीमियम फूड होना चाहिए, ना कि हमने जो कुछ भी मार्केट में बना हुआ मिल गया या हमने घर में भी उसी मार्केट को अपना लिया है, उसी को बना करके हम खाते हैं और हम बोल सकते हैं कि मतलब हमने पेट भर लिया और हमको सेटिस्फेक्शन हो गया, हमने खाना खा लिया, हमने फूड ले लिया। बस ये इस नज़रिए से जब तक आप फूड को लेते रहेंगे आप बीमार और बीमार होते रहेंगे। अब आपके डाइट में यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट को समझने की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट जो कुछ भी हम ले रहे हैं उसमें से 20 to 30% ही यूज होता है। जो कुछ भी कार्बन, हमें अगर एनर्जी की नीड है तो वो एनर्जी जब तक सेलुलर लेवल तक, सेल में जब तक ग्लूकोज नहीं जाएगा और वो ग्लूकोज सेल में जाने के बाद एटीपी फॉर्मेशन होगा और वो एनर्जी में रिलीज होगा। लेकिन आपको एनर्जी कितनी की ज़रूरत है? जो कुछ आप डेली एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। बट जब हम कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं तो वो एनर्जी अनयूज हो जाती है। मतलब 70 to 80% अनयूज्ड जो कार्बोहाइड्रेट है ये बॉडी में डिपॉजिट होता है और वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होने के बाद डिजीज का कारण बनता है और वो बॉडी के लिए एक्स्ट्रा लोड होता है। और एक्स्ट्रा लोड यानी जो बर्डन हमारे बॉडी पे आ रहा है ग्लूकोज का, उसे हम ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जो ग्लाइसेमिक लोड ग्लूकोज का बढ़ रहा है, ये बढ़ा हुआ ग्लाइसेमिक लोड ही बीमारियों का कारण बनता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मतलब ही हो गया समथिंग आवर बॉडी में डेवलप इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस मीनिंग इट में डैमेज आवर बॉडी, आवर सिस्टम। सो with glucose it has all the property to damage our body at cellular level. Therefore it is very important to get HbA1c, insulin fasting and glucose fasting test done from time to time. मतलब आपने देखा कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, जबकि प्रोटीन टॉलरेंस टेस्ट या फैट टॉलरेंस टेस्ट ये कहीं भी आपको किधर दिखने को नहीं मिलेगा। मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से इस बात की क्लियरिटी हो जाती है कि हमारी बॉडी में कुछ इसका इनटॉलरेंस डेवलप हो सकता है।
और अगर इनटॉलरेंस डेवलप हो सकता है, मतलब ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जो डैमेज करता है, हमारी बॉडी के सेलुलर लेवल पर सेल्स को डैमेज करता है, और जिसकी वजह से हमारा HbA1c भी बढ़ता है। और इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डायबिटिक हों तभी आप HbA1c, ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन फास्टिंग या ग्लूकोज फास्टिंग लेवल आप टेस्ट कराएं, ऐसा नहीं है। आप अगर हेल्दी भी हैं तो भी उस समय भी आपको इंसुलिन लेवल, HbA1c इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ताकि उससे ये समझ में आए कि आज के कंडीशन में हमारी बॉडी का जो टॉलरेंस लिमिट है वो कहाँ जा रहा है। मीन्स हमने पीछे की वीडियो में जो बताया कि होम्योस्टेसिस है, वो कहीं होम्योस्टेसिस यानी वो तराजू का पलड़ा कहीं एक तरफ तो बढ़ तो नहीं रहा है, कहीं लोड ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, मतलब वो कहीं डिसबैलेंस में तो नहीं आ रहा है, होम्योस्टेसिस कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। इसलिए हम हमेशा इस बात की सलाह दिया करते हैं कि अगर आज के समय में आप भले ही हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन है कि नहीं, आप टॉलरेंस लिमिट से मतलब बाहर तो नहीं जा रहे हैं, आपके बॉडी में इंटॉलरेंस तो नहीं ना डेवलप हो रहा है, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ने तो नहीं लगा, HbA1c बढ़ा हुआ रहने लगा है, ये सब चीज़ों को आपको समय समय पर जांच करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को समझ सकें और समय रहते अपने आप में सुधार ला सकें। और इसीलिए भी हम ये बार बार वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बीमार होने के बाद ही केवल भागना या इतना अलर्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम समय रहते पहले से अलर्ट हो जाएं, हर एक चीज़ों को ध्यान में रखें, समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो फ्यूचर में हम बीमार ना हो पाएँ, बीमार हो ही ना। तो हम आगे चलते हैं कि हमने रोटी, दाल, सब्जी, भाजी, समोसे, इडली कुछ भी खा लिया, वो खा लेने के बाद हमारे बॉडी में चला गया, उसके अंदर जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट था, उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी में हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कैसे होता है उसे हम समझते हैं। जब भी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है और यही कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल पे अगर इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट इस कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब रिच फूड जब हम खाएंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे ब्लड शुगर लेवल पे ज़्यादा होगा। प्रोटीन रिच फूड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम रहती है, इसलिए उसका इम्पैक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। और अगर हमने फैट रिच फूड खाया यानी फैटी फूड खाया, फैट वाला फूड खाया, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी लो देखने को मिलेगा, मतलब 9 के बराबर देखने को मिलेगा। मतलब फैट का ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में लाने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आप रियल में डायबिटिक हैं और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहने लगा है, वहाँ पर आप जैसे ही कार्बोहाइड्रेट को कट करोगे, कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज को अपने फूड से कम करोगे, बाहर करोगे, तो वहाँ पर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल पे उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल वहाँ आपका तुरंत कम होने लगेगा। तो इस तरीके से हम फूड की जब बात करेंगे, आगे डाइट की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको कार्ब को कम करने की बात आएगी। प्रोटीन को अगर हम वहाँ पर बढ़ा देते हैं तो प्रोटीन को बढ़ा देने के बावजूद भी ब्लड ग्लूकोज लेवल पर उसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और ठीक उसी तरीके से फैट को भी अगर हमने अपने फूड में, अपने डाइट में बढ़ा दिया, तो उस फैट वाले फूड का कोई भी इम्पैक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल पर देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दूसरी बात समझने की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होने के बाद ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा। अब जब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा तो वहाँ पर इंसुलिन को भी आना पड़ेगा। मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, वहाँ पर हाई इम्पैक्ट होगा ग्लूकोज का, और वो इंसुलिन को स्टिमुलेट करेगा, इंसुलिन को बाहर रिलीज करने के लिए मजबूर करेगा। मतलब अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का कम प्रोडक्शन हो रहा है और आपने कार्बोहाइड्रेट का कम कंजम्पशन किया, तो वहाँ पर इंसुलिन की कम जरूरत पड़ेगी। तो आपके बॉडी में अगर कम इंसुलिन भी बन रहा है तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमने प्रोटीन रिच फूड खाया, हमने फैट रिच फूड खाया, वहाँ पर ग्लूकोज का इतना इम्पैक्ट होगा ही नहीं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा ही नहीं, और उसके लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसुलिन को आना नहीं पड़ेगा हमारे सिस्टम में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके बॉडी में जो
ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ रहा है उस पर जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है उस कार्बोहाइड्रेट का। तो हमें क्या करना है कि हमारे फूड से कार्बोहाइड्रेट को केवल कम करना है। हम आपको कंप्लीटली बंद करने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इस जगह पे जब बात आएगी, ऐसी लोग दलील दिया करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, शुगर यानी ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, तो हम एनर्जी कहाँ से पाएंगे। तो भाई साहब हमने पीछे आपको बताया कि प्रोटीन भी हमें एनर्जी दे रहा है, फैट भी एनर्जी दे रहा है, और फैट उस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। तो वहाँ पे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ना देखने की जरूरत है ना सोचने की जरूरत है। कार्ब को कम कर देने से इंसुलिन की कम जरूरत पड़ेगी, कम इंसुलिन से भी आपका काम चलेगा और आपके बॉडी में जो कुछ भी सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा। अब दूसरी अगली बात आती है कि क्या आपके ब्लड में शुगर का लेवल होना कितना चाहिए, इसके बारे में क्या नॉलेज है आपको? डू यू नो अबाउट दैट? आज उस ग्लूकोज के मैथमेटिक्स को यहाँ समझेंगे। अगर इस मैथमेटिक्स को आपने समझ गया तो कार्ब आपको कितना खाना चाहिए, क्यों इतना ज़्यादा खाते हो, ये सब बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। अब इस ग्लूकोज के मैथमेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बॉडी में लगभग ब्लड कितना होता है। तो आपके बॉडी में एक नॉर्मल आदमी का एक एवरेज ब्लड की बात करें तो 4.5 से 5 लीटर ब्लड एक इंसान के पूरे बॉडी में होता है। अगर हम 5 लीटर एवरेज पकड़ लेते हैं और वहां पर हम ब्लड शुगर को नॉर्मल 100 पकड़ कर चलते हैं, जो कि फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के नीचे की बात होती है, तो अगर उस 100 ब्लड शुगर को हम नॉर्मल पकड़ कर चलते हैं तो आपके पूरे 5 लीटर के ब्लड में शुगर होना कितना चाहिए। तो इसे समझने के लिए उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो ये 100 mg है, ये 100 mg है क्या। 100 mg पर डीएल मतलब पर डेसीलीटर मतलब 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होता है। मतलब 1 लीटर के ब्लड में अगर देखने जाएं तो 100 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से 1 लीटर में 1000 mg। अगर 1000 mg आपके 1 लीटर में ग्लूकोज की मात्रा रहनी चाहिए जो नॉर्मल है, तो 5 लीटर के ब्लड में कितना होना चाहिए, 5000 mg मतलब 5000 mg। अब 5000 mg को जरा आप ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम, मतलब 5000 mg इज इक्वल टू 5 ग्राम। मतलब आपके पूरे 5 लीटर के ब्लड में जो थ्रू आउट द बॉडी आपके जो घूम रहा है, सर्कुलेशन में है, इस 5 लीटर के ब्लड में केवल 5 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए जो नॉर्मल है, जिसको अगर हम 1 चम्मच से भी देखने जाएं तो 1 चम्मच भी ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब अगर हमारे बॉडी में 5 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए, और जब आप जो कुछ रोज खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज आपके बॉडी में जा रहा है उसका कैलकुलेशन कीजिए कि आप कितना ग्लूकोज खाते जा रहे हो, कितना कार्बोहाइड्रेट खाते जा रहे हो। तो मतलब जब हमारे बॉडी में केवल 5 ग्राम ग्लूकोज है और वो नॉर्मल है, और अगर हम 140 को भी पकड़ लेते हैं तो वहां पर 140 के हिसाब से 7 ग्राम हो गया, मतलब 5 से 7 ग्राम। और फास्टिंग की जब हम बात करते हैं, जिसको हम लोवेस्ट लेवल पे फास्टिंग 70 mg पर डीएल से जब अगर हम पकड़ें तो वहां पे 3.5 ग्राम, मतलब 3.5 ग्राम से 7 ग्राम के रेंज में अगर ये ब्लड शुगर घूम रहा है हमारे बॉडी में खाना खाने के बाद तक और खाली पेट तक, तो हमारी बॉडी हेल्दी है और वो उसका रीडिंग जो है नॉर्मल है। तो यहाँ पर आपको इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि आखिर जब 3.5 ग्राम से 7 ग्राम मतलब वेरिएशन कितना है, 3.5 लोवेस्ट रहेगा ही रहेगा। आप 2 दिन भले खाना ना खाओ, आपकी बॉडी में 3.5 ग्राम ग्लूकोज रहेगा ही रहेगा। और जब वो 7 ग्राम से ऊपर हो जाएगा, मतलब 140 से ऊपर होगा, तब डायबिटिक रेंज में आप जाओगे। मतलब वेरिएशन जो हो रहा है वो 3.5 ग्राम का है, वो भी डायबिटीज होने तक। और अगर आप हेल्दी की बात करेंगे तो जहां पर 110 को ही पकड़े हम, तो वहां पर वेरिएशन कितना हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी में 1 से 2 ग्राम का वेरिएशन है केवल ब्लड शुगर का। और हम खा कितने रहे हैं, टन का टन खाते जा रहे हैं, और वो जाकर के हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है और वही बीमारियों को बढ़ा रहा है, सेल डैमेज कर रहा है, ना मालूम कितनी बीमारियां पैदा कर रहा है। और इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि ग्लूकोज केवल और केवल आपको डायबिटिक नहीं बनाता है, ग्लूकोज से कैंसर तक होता है। ये बात शायद आपको हजम भी नहीं होगी, लेकिन अधिक से अधिक कंजम्पशन ग्लूकोज का
कैंसर को बढ़ा रहा है, सेल ग्रोथ को बढ़ा रहा है, अनलिमिटेड सेल ग्रोथ हो रहे हैं और यही कैंसर का कारण बनता है। और आपने सुना भी होगा कि ये बंदा तो ना कोई नशा करता है, शुद्ध शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, उसके बावजूद भी इसको कैंसर हो गया। ये तो बड़ा सीधा साधा है, सज्जन आदमी है, साधु आदमी है, लेकिन इसको कैंसर हो गया क्योंकि वो कंजम्पशन ही ग्लूकोज का ज्यादा कर रहा है। और ये ज्यादा ग्लूकोज का कंजम्पशन हमारे बॉडी में अनकंट्रोल ग्रोथ करेगा, और अनकंट्रोल ग्रोथ ही तो कैंसर है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ग्लूकोज की लिमिट रखनी है कि आपको डायबिटीज हो जाएगा। केवल डायबिटीज के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके पूरे बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को ये डिस्टर्ब करने वाला है और कर रहा है, जो एक एक आगे के अध्याय में भी आपको क्लियर होगा। जब आप मेटाबॉलिक का चैप्टर में आप जाएंगे, वहां पर हम आपको एक एक बातों को क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये ग्लूकोज किस तरह से हमारे बॉडी में डैमेजिंग इफेक्ट पैदा करता है। तो आपने यहाँ पर समझा अभी कि ये ग्लूकोज जहाँ पर हमें एनर्जी ड्रिंक के नाम पर, एनर्जी बूस्टर के नाम पर सब जगह बड़े धड़ल्ले से परोसा जा रहा है और हम बड़े इत्मीनान से उसको यूज भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, और वो खा खा करके हम बीमारियां बटोर रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि आप एजुकेशन लीजिए, आप सीखिए, कुछ न कुछ जानने की कोशिश कीजिए। हम ऐसा नहीं है बाबा जी वाले सिस्टम में आपको बता दिए कि भाई ये नहीं करना है, ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है। आपको खुद समझ में आने लगेगा, आपकी बत्ती खुद जलेगी, आपको अपनी बत्ती को खुद जलाने की जरूरत है। स्वास्थ्य की जब बात आती है ना, तो स्वास्थ्य आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है, स्वास्थ्य आपको अपने घर में मिलेगा, और वो स्वास्थ्य आपको अपने आप से अपने लिए डेवलप करना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपको गोलियों में नहीं मिलेगा, आपके पैसों से आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और वही सिखाने की कोशिश हम करते हैं कि एक एक बातों को आप हमारे हर एक वीडियो के माध्यम से, एक एक क्लास में आप एक एक बात को केवल अगर पकड़कर चलने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमारे आने वाले जो 72 वीडियोज हैं, जो 72 क्लास है, इस पूरे क्लास को कवर करते करते आप अपने बॉडी के बारे में बहुत ही ज़्यादा कुछ जानकारियां इकट्ठा कर लेंगे और मास्टर हो जाएंगे, और आप अधिक से अधिक बीमारियों से भी बचने के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और वही आत्मनिर्भर बनाना तो हम चाहते हैं आपको कि आप आत्मनिर्भर बनिए, बीमारियों से बचिए, और साथ साथ में अपनी फैमिली और अपनी सराउंडिंग में अधिकतर लोगों को बीमार होने से बचाइए। अगर आप बोर न हुए हो तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन हम थोड़ी सी बात कुछ बची हुई है इस क्लास की, उसे हम और आगे आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जब ग्लूकोज जो कुछ हम खा रहे होते हैं ना, ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में कहाँ और किस तरह से मैनेज होता है, इस बात को भी थोड़ा सा आज इसी क्लास में आप समझ लीजिए। हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज है, जो कुछ भी हम खा रहे होते हैं, जो कुछ भी हमारा इंटेक होता है फूड का, हमारे फूड में लिए हुए कार्बोहाइड्रेट की अगर पार्किंग देखने जाएं तो वो पार्किंग कहाँ है हमारे बॉडी में? उसकी पार्किंग दो ही जगह होती है, या तो मसल्स में होती है या लीवर में, और उसकी भी एक लिमिट है। ये हम नहीं बता रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू मेडिकल बुक्स आपको बता रहे हैं कि ग्लूकोज जो है हमारे लीवर में 100 ग्राम स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। मतलब हमारा लीवर 100 ग्राम ग्लूकोज को स्टोर करके रख सकता है। मतलब कभी हमने ज्यादा कुछ खा भी लिया ग्लूकोज को तो वो स्टोर कर लेगा 100 ग्राम। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स होती है, ये 400 ग्राम ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। मतलब अगर देखने जाए तो दोनों को मिला करके ओवरऑल हमारी बॉडी 500 ग्राम, मतलब आधा किलो ग्लूकोज को हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है। और उसे स्टोर करके रखने के पीछे का भी जो साइंस है कि आप कभी टाइम पर खाना नहीं खाए, हमें कभी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ गई, हमने कहीं ज़्यादा ओवरवर्क काम कर लिया, एक्सेसिव काम कर लिया, वॉकिंग रनिंग कर लिया, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में जो ये स्टोर की हुई ग्लूकोज है वो यूज कर ली जाएगी। और फिर जब कभी बंदा खाना खाएगा, कार्बोहाइड्रेट वापस आएगा, तो वो रिफिल कर ली जाएगी। ये बॉडी का सिस्टम है। तो मतलब हमारी बॉडी मैक्स टू मैक्स 100 ग्राम ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करती है और 400 ग्राम ग्लूकोज को मसल्स में स्टोर करती है। लेकिन होता क्या है कि जब हम अधिक से अधिक ग्लूकोज का इंटेक करते रहते हैं तो ये लिमिट जब खत्म हो जाती है तो वो बचा हुआ ग्लूकोज डिपॉजिट होने लगता है। और डिपॉजिट कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल में डिपॉजिट होता है। मतलब तब वो हमारे बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो एडिपोज सेल होते हैं, यानी जिसे हम
फैटी सेल बोलते हैं, फैट सेल बोलते हैं, यानी बॉडी फैट बोल सकते हैं। उस बॉडी फैट में वो डिपॉजिट होने लगता है, मतलब वो सेल्स एक तरह से जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये एक गुब्बारे के जैसे होते हैं, ये बलून के जैसे फैलने लगते हैं। तो ये वहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है। अब वो चाहे उसको फैट बोलो, कोलेस्ट्रॉल बोलो, ये अपने उस रूप में डिपॉजिट होते हुए यही ग्लूकोज हमारे बॉडी का वजन बढ़ाने लगता है, पेट का साइज बढ़ाने लगता है, और भी कहाँ कहाँ बढ़ता है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी का साइज शेप बढ़ने लगता है, ग्लूकोज डिपॉजिट होने लगता है, हमारे बॉडी के बायोकेमिस्ट्री को, हमारे बॉडी के सिस्टम को वो डैमेज करने लगता है, हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, इम्बैलेंस में वो लाना चालू कर देता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। और इसलिए हम बोलते रहते हैं कि भाई आपको समय पर समझने की ज़रूरत है। और हमारी बॉडी का भी जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना एनर्जी का, वो इतना इंटेलिजेंट है, मतलब हमारी बॉडी, अब कुछ भी बोलो, गॉड बोलो, नेचर बोलो, जो डिजाइन किया हुआ है बॉडी का, जो डिजाइन हुआ है हमारी बॉडी का, वो किसी भी हाल में सरवाइव कर लेने की कंडीशन रखती है। मतलब हमने अगर केवल और केवल ग्लूकोज खाया तो भी बॉडी एडजस्ट कर लेगी, केवल प्रोटीन खाया तो भी एडजस्ट कर लेगी, बट हमें केवल और केवल पर नहीं चलना है ना, हमें बैलेंस में चलने की जरूरत है। क्योंकि हमने अभी आपको समझाया कि बॉडी का जो कंपोजिशन है वो कैसा है, उसका परसेंटेज क्या है, तो उस हिसाब से हम उस रेशियो में अगर हर एक चीज़ों का बैलेंस रखते हुए फूड का ध्यान रखेंगे तो हम डिजीज की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, जाएंगे ही नहीं। चाह करके भी आप बीमार नहीं हो सकते हो उसको अगर आप बैलेंस कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि हमारा वही एक्सेसिव ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और ग्लाइकोजन की लिमिट जब फुल हो जाती है, मतलब मसल्स को हमने जो बताया अभी आपको कि वो 500 ग्राम्स ग्लूकोज स्टोर करता है, तो वो भी वो डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं स्टोर करता, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। और वही ग्लाइकोजन की जब लिमिट पूरी हो जाती है तो वो फैटी सेल्स के अंदर जा करके वो फैट के रूप में डिपॉजिट होने लगता है और हम मोटे होते जाते हैं। तो अब हम लास्ट में चलते चलते आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन फिर से एक बार थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे जो आपको समझ में आ जाए। कार्बोहाइड्रेट को अगर देखने जाएं तो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम मैक्सिमम खाते हैं उसकी सेल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, वहाँ पे बॉडी में जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर प्रोटीन और फैट की कितनी ज़रूरत है, लेकिन कहीं भी ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, ग्लूकोज से कुछ बनता नहीं है। जबकि सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए अगर देखा जाए तो केवल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के लिए ग्लूकोज की नीड है, ये केवल और केवल एनर्जी देता है ग्लूकोज। जबकि प्रोटीन जो है आपको एनर्जी तो देता ही है, उसके अलावा ये जो है एंजाइम का सिंथेसिस हो, एंटीबॉडी की बनावट हो, एंटीबॉडी बनना हो बॉडी में, या जो हमारे बॉडी का एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करना, हमारे बॉडी के अंदर रिपेयर और मेंटेनेंस की प्रक्रिया हो रही है, हमारे हेयर्स, स्किन्स, आईज, मसल्स, ऑर्गन्स के अंदर जो कुछ भी टिश्यू लेवल पर, सेलुलर लेवल पर मेंटेनेंस और रिपेयर की प्रक्रिया हो रही है, वहाँ पर भी ग्लूकोज की कोई नीड नहीं है, प्रोटीन उसके लिए हेल्पफुल होता है, प्रोटीन की वहाँ नीड होती है। हार्मोन प्रोडक्शन में आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको ग्लूकोज की कोई नीड नहीं होती है, कोई हार्मोन्स ग्लूकोज का नहीं बना होता है। जिसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन भी आप स्ट्रक्चर वाइज देखने जाएंगे तो उस हीमोग्लोबिन में ग्लूकोज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस हीमोग्लोबिन के साथ में जब ग्लूकोज चिपक जाता है जिसे हम ग्लाइकेशन बोलते हैं, और वही ग्लाइकेशन के आधार पर आपका HbA1c टेस्ट होता है। मतलब जितना ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा उतना ज़्यादा वो हीमोग्लोबिन में अटैच होगा और ग्लाइकेशन की प्रक्रिया को और बढ़ाएगा। ये ग्लाइकेशन एक वर्ड आपके सामने आया, ये बात भी आगे हम आपको क्लियर करेंगे कि ये ग्लाइकेशन क्या होता है और किस तरह से हमारे बॉडी में डैमेजिंग इफेक्ट पैदा करता है, ये आगे के किसी चैप्टर में आएगा। तो इस तरह से ये जो ग्लूकोज है ये हमारे बॉडी में कोई भी इसका और इम्पोर्टेंट देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट द एनर्जी पर्पज, मतलब एनर्जी के सिवाय और कोई इसका यूज देखने को मिलता नहीं है। बॉडी के अंदर जितने भी ट्रांसमिशन हो रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया हो रही है, उस कोऑर्डिनेशन में ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है, प्रोटीन और फैट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके हेल्प से काम होता है। तो ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि फैट की जब हम बात करते हैं तो फैट भी हमें एनर्जी देता है,
और प्रोटीन भी एनर्जी देता है। तो हम अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो ग्लूकोज को ही क्यों एनर्जी के लिए लिया जाए, हम प्रोटीन और फैट से भी एनर्जी का काम चला सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जितनी भी विटामिन का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको ये समझ में आएगी कि कुछ विटामिन हमारी फैट सॉल्युबल होती हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन तो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन जो विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं, अगर आपने फैट का कोई भी इंटेक किया ही नहीं तो वहां पर आपके फूड के अंदर मौजूद विटामिन भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको फैट चाहिए, क्योंकि फैट में वो सॉल्युबल है, फैट में ही वो घुलने वाली है। तो इस वजह से भी आपको फैट की नीड होती है। स्ट्रक्चरल मटेरियल में आप देखेंगे कि सेल में टिश्यू से लेकर के सेल मेम्ब्रेन से लेकर के सब कुछ उसके अंदर मतलब फैट और प्रोटीन से है, तो वहां पर भी हमें फैट की नीड है। हार्मोन्स प्रोडक्शन में मैक्स टू मैक्स आपको फैट मिलेगा। हार्मोनल प्रक्रिया, हार्मोन्स फैट से ही बने होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स जो सेल के बीच में जो केमिकल मैसेंजर्स एक दूसरे को मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है सेलुलर लेवल पर, तो उसके लिए भी हमें फैट की नीड है। आपने कभी देखा होगा जब कभी चोट लग जाती है, मार लगती है, वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है। उस स्वेलिंग की प्रक्रिया में, ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में, वहां पर भी प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है जो कि फैट है। आपने सुना होगा ओमेगा 3, ओमेगा 6 भी हमारे फूड में होना चाहिए। हमारे जो फैटी फूड लेते हैं उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है, उसको लेना चाहिए। ये किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा फैट हमारे बॉडी में मतलब हीट को कंट्रोल करने का काम करता है, और मतलब जिसे हम इंसुलेशन की प्रक्रिया बोल सकते हैं। और ये इंसुलेशन नर्व सेल में अगर आप देखने जाएंगे तो नर्वस सिस्टम में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। ये जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी आपके घर में वायर लगा हुआ है तो उस वायर के ऊपर एक शीट लगाई हुई है, मतलब एक रबर से वो मतलब ढका हुआ है, जिससे हम मतलब वो इंसुलेशन का काम कर रहा है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम के लिए जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब वहाँ पे ये इंसुलेशन का काम करता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कहीं भी नीड नहीं है। लेकिन आप अपने फूड को कंपेयर कीजिए, उस फूड में आप क्या रोज ले रहे हो, इतना ही आज के इस क्लास में आपको समझने की ज़रूरत है। और वहाँ पर आपको उस कार्ब रिच फूड को कम करने की ज़रूरत है। वो कैसे कम होगा वो बात भी हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे आगे के चैप्टर में, आगे की क्लास में वो क्लियर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा फूड और फूड से एनर्जी प्रोसेस या एनर्जी की रिक्वायरमेंट या ये सब जो भी बताया हमने इस पूरे क्लास में, ये आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। और अगले क्लास में, क्लास नंबर 6 में हम आपको कार्बोहाइड्रेट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट भी कितने प्रकार का होता है और किस तरह से उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे होता है, उसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दूसरी गुजारिश हम आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हम पूरी हेल्थ की जानकारी देने वाले हैं। और साथ साथ में आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो ऐसे ज़रूरतमंद लोग हों उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ साथ में हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए आप कमेंट भी करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।